गुड मॉर्निंग। और ठीक है, तो देखिए दिनांक 3/7/2020 कक्षा 11 हिंदी मीडियम। हम लोग किस क्लास में हैं? क्लास 11। क्योंकि पिछले सत्र हम लोग पढ़े थे किस क्लास में? 10th में। तो कोई पूछता है कि किस क्लास में है, तो अधिकांश हम लोग अपने मुख से बोल देते क्लास 10th में। इसलिए यहाँ पर देखेंगे किस क्लास में है? क्लास 11। विषय हमारा क्या है? सामान्य हिंदी। शीर्षक विनय, रचनाकार सूरदास। ये जो हमारा शीर्षक है वो क्या है? विनय। विनय शीर्षक किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास जी द्वारा। तो इसके लेखक सूरदास जी। अब इसमें हमको ये देखना है कि हमारा जो छंद है वो पहला छंद है कि अब कै राख लेहु भगवान, हाँ अनाथ बैठो द्रुमडरिया, पार दिशा दे बान, ताक डर में भाजो चाह, ऊपर ढुक्यो सचान। यह सूरदास की पंक्ति है। इसमें सूरदास जी अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण से स्वयं के उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं और इस सांसारिक मायामोह के बंधन से दूर होना चाह रहे हैं। इसलिए प्रार्थना करते हुए सूरदास जी अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से सांसारिक मायामोह के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब हमको देखिए, जैसे किसी भी पद की व्याख्या लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? व्याख्या को कॉपी पर लिखने से पूर्व विचार स्थिर कर लेना है कि हमें सबसे पहले संकेत लिखना है। संकेत इसलिए लिखेंगे कि हमें पता चल जाए कि किसका अर्थ, किसकी व्याख्या हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं किसका? संकेत। संकेत मीन्स क्या होता है? इशारा। संकेत मीन्स इशारा। अब काव्य में क्या इशारा है? तो इसका एक परिभाषा बनती है कि जिस शब्द या शब्द समूह के माध्यम से, जब हम किसी शब्द या शब्द समूह के माध्यम से संपूर्ण कविता के स्वरूप को अपने इस मानस पटल पर उपस्थित कर लेते हैं तो उसी का नाम क्या कहलाता है? संकेत कहलाता है, इशारा कहलाता है। यानी कि संकेत को हम लिखते हैं लेकिन वह चीजें हमें पूर्ण रूप से दिखाई देती है। जैसे हम क्या लिखते हैं? जैसे डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं तो इसका मतलब हमको पता चल जाता है कि ये क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर शब्द जब हम लिखते हैं तो इस तरह से भी डॉक्टर हम लिखते हैं और इस तरह से भी हम डॉक्टर लिखते हैं। तो ये डॉक्टर का विस्तृत रूप हो गया, जिसको शॉर्ट लिखने के लिए, कम समय में लिखने के लिए हम इस तरह से प्रयोग करते हैं। लेकिन हमसे पता चल जाता है कि क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर लिखा गया। उसी प्रकार से संकेत हमको सब याद होता है, हमको सब स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए हम उसको संकेत के माध्यम से लिखने का प्रयास करते हैं। यानी इसका मतलब हो गया, इसका अर्थ हो गया, इसका आशय हो गया, संकेत मीन्स हो गया इशारा।
परिभाषा में क्या हो जाएगा कि जिस शब्द या शब्द समूह के माध्यम से संपूर्ण कविता के रूप को अपने मानस पटल पर उपस्थित कर लेना ही क्या कहलाता है, संकेत कहलाता है। यानी कि जब हमको सब चीजें याद हो जाती है तो उसको हम संकेत के रूप में लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट आता है क्या, संदर्भ। संदर्भ मीन्स होता है संरचना। संदर्भ मीन्स क्या होता है, संरचना। संरचना दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और रचना। रचना में सम उपसर्ग का समावेश किया गया है, यानी रचना में सम उपसर्ग जुड़ करके सम संरचना का निर्माण हुआ, संरचना शब्द की उत्पत्ति हुई है। सम मीन्स होता है क्या, संयोग, और रचना का मतलब होता है निर्माण। यानी कि संरचना में, हिंदी की संरचना में पाठ्य पुस्तक, शीर्षक, रचनाकार। रचनाकार कवि, रचयिता, कवित्री शब्द का चयन किया जाता है। ये पुरुष वर्ग है तो रचयिता, स्त्री वर्ग है तो कवित्री का संबोधन होता है, का प्रयोग किया जाता है, लिखा जाता है। तो कहने का आशय यह है कि जब संदर्भ हम लिखते हैं तो पाठ्य पुस्तक का नाम होना चाहिए, उसमें शीर्षक होना चाहिए और उस शीर्षक के रचनाकार का नाम अंकित होना चाहिए। तो इन तीनों का समावेश जब होता है तो क्या कहलाता है हमारा, संदर्भ। संदर्भ में हमने अभी आपको बताया कि संदर्भ में क्या होता है, संरचना। यानी कि सम मीन्स संयोग। संयोग का मतलब अधिक लोगों का जब मिलाप होता है, तो इसमें मिलाप हुआ, पाठ्य पुस्तक का हुआ, शीर्षक का हुआ, रचनाकार का। जब इन तीनों का समावेश हम करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, संदर्भ कहलाता है। अगला पॉइंट हमारा आता है, संदर्भ के बाद क्या लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रसंग। प्रसंग का अर्थ होता है के संबंध में, के संबंध में। अब किसके संबंध में, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है और चला गया। जब हम लोग बातचीत करेंगे तो मुख्य रूप से किसकी बातचीत करेंगे, जो व्यक्ति यहाँ आया था और यहाँ से वापस चला गया। ऐसे व्यक्ति की बातचीत हम करेंगे, उसके विषय में चर्चा करते हैं तो हमारा वह कहलाता है के संबंध में। वही के संबंध है, किसके संबंध में बात करेंगे, जो व्यक्ति आया था उसी के विषय में बातचीत करते हैं। तो उसी प्रकार से काव्य में भी जो चीजें पूर्व की हैं, जैसे संदर्भ है पूर्व की, उसके बाद में प्रसंग लिखा तो प्रसंग के पहले संदर्भ। संदर्भ में किसका समावेश, पाठ्य पुस्तक, शीर्षक, रचनाकार। तो इन तीनों का समावेश किसमें होगा, प्रसंग में। यानी कि लेखक, रचनाकार, कवित्री अपने शीर्षक के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, चाह रही हैं, इसका समावेश किसमें होता है, प्रसंग में होता है। यही संदर्भ लिखने के बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग का अर्थ हो गया के संबंध में। किसके संबंध में, संदर्भ के विषय में। यानी कि लेखक, रचनाकार, कवि, कवित्री अपने शीर्षक के माध्यम से क्या कहना चाहता है, उसका उल्लेख इसमें होता है, प्रसंग में होता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है व्याख्या। जब हम संकेत, संदर्भ, प्रसंग लिखते हैं उसके बाद हेडिंग डालते हैं क्या, व्याख्या। किसकी व्याख्या करेंगे, जो हमारा पद है उस पद की हम क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या मीन्स होता है विधन आख्या। वि मीन्स होता है विशेष, आख्या मीन्स टिप्पणी। जब हम कोई विशेष टिप्पणी करते हैं उसी का नाम क्या है, व्याख्या। जैसे कोई व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को जानते हैं, उसको साक्षात देखते हैं, उसके विषय में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त रहती है, तो उसके विषय में हम 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन तक उसके विषय में बातचीत कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब हम किसी काव्य की व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले मुझे वो काव्य की पंक्ति पूर्ण रूप से याद होनी चाहिए।
काव्य की पंक्ति याद होने के बाद उसमें जो क्लिष्ट शब्द है, कठिन शब्द है, उसका भी अर्थ मुझे अच्छी प्रकार से ज्ञात हो जाना चाहिए, ज्ञात रहना चाहिए। अगर वो ज्ञात नहीं है, नहीं आता है, तो उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए व्याख्या मीन्स हो गया बी प्लस आख्या विशेष टिप्पणी। जब किसी के विषय में विशेष चर्चा करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, व्याख्या कहलाता है। उसके बाद जब व्याख्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो उसके बाद पॉइंट डालते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य क्या है? काव्य बताया गया है कि जिसमें क्या हो, शब्द हो और उस शब्द का कोई न कोई अर्थ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, काव्य कहते हैं। कभी कभी काव्य की पंक्ति होती है लेकिन उसका कभी अर्थ नहीं मिलता है, तो काव्य नहीं। किसने कहा? काव्य शास्त्रियों ने। काव्य शास्त्रियों में आचार्य भामा ने कहा है कि शब्द होना चाहिए और शब्द का अर्थ होना चाहिए, तब ही वह क्या है, काव्य है। यानी काव्य के लिए शब्द और शब्द का अर्थ होना अति आवश्यक होता है। उसके आगे क्या पॉइंट है, सौंदर्य। सौंदर्य का मतलब होता है सुंदरता। सुंदरता, सुंदरता कहाँ होती है? व्यक्ति के नेत्रों में वास करती है। यानी कि कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति खराब है, इसका निराकरण कौन करता है? व्यक्ति का नेत्र करता है। नेत्रों के माध्यम से ये में सुंदरता दिखाई देती है। कोई व्यक्ति पैर से विकलांग है तो भी वह हमारे हृदय में अत्यधिक स्नेह का पात्र बन सकता है, और कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा वह स्नेह का पात्र नहीं बन सकता है। इसका निराकरण किसके द्वारा होता है? नेत्रों के द्वारा। यानी कि सुंदरता, सौंदर्य दृष्टा के नेत्रों में वास करती है। तो ये काव्य सौंदर्य हो गया। उसी प्रकार से काव्य में, कविता में, छंद में भी सुंदरता होती है। यदि उसमें सुंदरता नहीं है तो वह व्याख्या पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। वास्तव में वह कविता पूर्ण कविता नहीं है। इसलिए काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट लिखते हैं क्या, विशेषता। काव्य की व्याख्या किया गया, उस व्याख्या में जो चीजें आपको सबसे अच्छी लग रही है, जो बातें अच्छी लग रही हैं, उसको एक पंक्ति में लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट आती है, दूसरा पॉइंट है आपका भाषा। लेखक, कवि किस भाषा का चयन किया है उसका उल्लेख करना क्या कहलाता है, भाषा। भाषा आप जानते हैं, जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी भाषा। इस प्रकार से भाषा का चयन करता कौन, लेखक या कवि, कवित्री। तो आप जिस भाषा का चयन लेखक या कवि ने किया है उसका उल्लेख करेंगे किसमें, भाषा में। किस भाषा में कविता लिखी गई है उसका उल्लेख करेंगे दूसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट लिखते हैं रस। रस मीन्स क्या होता है, आनंद। रस मीन्स आनंद। कविता पढ़ रहे हैं, अगर इसमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी तो आप इसको पढ़ना नहीं चाहेंगे। इसलिए आपको कविता में, काव्य में किसी न किसी रस का समावेश किया जाता है, तो उस रस का समावेश जो हुआ है उसका प्रयोग रस में लिखते हैं। और रस क्या है, जैसे मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर में जिस प्रकार से आत्मा का होना अति आवश्यक है। यदि मनुष्य के शरीर में आत्मा नहीं है तो मनुष्य का शरीर क्या है, निरर्थक, उसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे शरीर को ले जा करके लोग दूर कर देते हैं। उसी प्रकार से कविता में भी रस का होना आवश्यक है। ये कविता में रस नहीं है तो लोग, पाठक और श्रोता उस कविता को पढ़ना उचित नहीं समझते हैं। तो जो रस का समावेश हुआ है उसका प्रयोग लिख देंगे। फिर छंद, काव्य के आदर्श नियम को छंद कहते हैं। काव्य के आदर्श नियम को छंद कहते हैं। कविता को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, एक गति होती है, एक लय होता है, उसी के स्वरूप को क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। जैसे अब करा खिले भगवान, हम अनाथ बैठो द्रुमडैया, पार दे साधे पान। यहाँ पर देखिए अल्प विराम,
यहाँ उसके बाद यहाँ पर खड़ी पाई का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से रुकने की एक गति है, तो उसी का नाम क्या है? छंद है। ये गेय पद में, इस छंद का नाम क्या है? गेय पद है। फिर उसके बाद है अलंकार। अलंकार के विषय जानते हैं। जिस प्रकार से कोई महिला अपने कान में, नाक में आभूषण को धारण करके अपनी सुंदरता को बिखेरती है, वह अतिरिक्त सुंदर प्रतीत होती है और उसका वाह आवरण लोगों को अपनी ओर उन्मुख करने का प्रयास करता है। उसके द्वारा दिया गया ज्ञान का उपदेश सुनने के लिए लोग विवश हो जाते हैं। उसी प्रकार से अलंकार, काव्य में अलंकार का महत्व होता है। जब तक अलंकार नहीं है तब तक वह काव्य का रूप नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है गुण। काव्य में गुणों का समावेश किया गया है। गुण 3 प्रकार के होते हैं: प्रसाद, माधुर्य और ओज। प्रसाद, माधुर्य और ओज, 3 गुणों का समावेश किया गया है। फिर नंबर 7 पॉइंट में लिखेंगे आप शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का मतलब होता है कि शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का साधन है या व्यापार है। शब्द शक्ति का अर्थ होता है कि शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का एक क्या है? व्यापार है। उसी का नाम क्या है? शब्द शक्ति। यानी कि जिस शब्द के द्वारा काव्य को शक्ति प्राप्त होती है उसी का नाम क्या है? शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। तीनों शब्द शक्तियों में से किसी ना किसी शब्द शक्ति का प्रयोग इस काव्य की पंक्ति में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हम किसी भी काव्य की पंक्ति की व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले किसी काव्य की पंक्ति की व्याख्या करते समय हमें कॉपी पर क्या लिखना है? संकेत, उसके बाद संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट विशेषता, दूसरा भाषा, तीसरा रस, नंबर 4 छंद, नंबर 5 अलंकार, नंबर 6 गुण, नंबर 7 शब्द शक्ति। इस प्रकार से आज हम लोग किसी भी काव्य की पंक्ति की व्याख्या कैसे लिखते हैं उसके विषय में अध्ययन किया। शेष आगे कल विनय शीर्षक की व्याख्या किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।